हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मानव यानी इंसान, दुनिया के अंदर केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति को चुनौती दी। वरना जितने भी प्राणी हैं या तो उन्हें पता ही नहीं कि प्रकृति है क्या, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। अब अमीबा बैक्टीरिया को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कुछ पता ही नहीं है, कि बस आए गए, पता ही नहीं क्या हुआ उनके साथ। बुद्धि जितनों के पास है, सेंसेशंस यानी सेंसेशन जिनके पास हैं, और जैसे कहें इंद्रियां जिसके पास हैं, जिन्हें जो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं। अब सोचने समझने की अगर क्षमता नहीं है इन लोगों के पास, इन बाकी जीवों के पास, तो ये प्रकृति को चुनौती नहीं देते। प्रकृति ने जैसा किया उस पर बच के निकलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ संघर्ष नहीं करते। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति के साथ संघर्ष किया। प्रकृति ने इसे पंख नहीं दिए तो इसने हवाई जहाज से लेकर दूसरी चीजें बनाकर उड़ने की कोशिश करी। प्रकृति ने इसे पानी के अंदर रहने लायक नहीं बनाया तो इसने उसका एडजस्टमेंट करके पूरी की पूरी सबमरीन से लेकर एक दुनिया नीचे लेकर चले जाते हैं। प्रकृति ने इसे दुनिया मतलब अपने आप को अर्थ से बाहर जाने की क्षमता नहीं दी, तो आज के दिन हमारे मिशंस पूरी दुनिया के अंदर, इंसान के बनाए हुए मिशंस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है। और मंगल तक तो ये पहुंच ही चुके हैं, और प्लूटो तक इनके जो क्या नाम है मिशंस हैं वो जा चुके हैं। सूरज के आसपास भी ये भटक चुके हैं। यानी खुले तौर पर अगर आप मोटे तौर पर देखें तो प्रकृति को खुली चुनौती देने का जो काम है, यहां तक कि बीमारियों से लेकर हर चीज के अंदर मानव जो है वो प्रकृति से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डीएनए जो जिनोम है उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू जिनोम इकट्ठा किया जा रहा है, और आज के दिन यहां तक दावा किया गया कि आर्टिफिशियल सेल, पहले की जो वो स्केलेटन एंड श्वान की जो थ्योरी थी कि सेल गिव्स राइज टू अ सेल, सेल गिव्स राइज टू गिव्स बर्थ टू अ सेल, वो वाली जो फिलोसॉफी थी वो खत्म हो गई, और आज के दिन शुरू हो रही है कि सेल कैन बी जनरेटेड आर्टिफिशियली। और कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद ह्यूमन बींग्स, पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियली पैदा वो बनाए जाए, जिनके माँ बाप कोई नहीं होंगे, वो फैक्ट्रियों के अंदर ह्यूमन बींग्स पैदा हो रखे होंगे। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, यहाँ जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ वो कोविड-19 की चुनौती नजर आ रही है। कोविड-19 की चुनौती को अगर देखा जाए तो ये खुले तौर पर ऐसी नजर आ रही है कि जैसे मानव और प्रकृति के बीच की खुली जंग, और प्रकृति ने बैकफायर किया है, या यूं कहें कि प्रकृति ने एक रिवर्स में अटैक किया है मानव के ऊपर, और ये कहा जैसे एक सजेशन दे रही है, या यूं कहें जैसे एक चेतावनी दे रही है कि देखो तुम भले ही ताकतवर हो गए लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। कोविड-19 चुनौती ऐसी ही है। फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव बहुत से देशों में आई, फोर्थ वेव आई, और आज के दिन इस चुनौती के अंदर कुछ नई बीमारियां उभर कर आ रही हैं जो आदमी समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हो कैसे रही हैं या आ कैसे रही हैं। समझिए इस चीज को। एक नई बीमारी म्यूकोरमाइकोरहिजा, इसके बारे में जिक्र चल रहा है खतरनाक तरीके से, और इसी को ब्लैक फंगस का नाम दिया गया। अब ये मामला क्या है इसे समझिए। म्यूकोरमाइकोरहिजा एक नई बीमारी, अंधे होने की बीमारी कहिए, और खूब जबरदस्त लेवल पर ये लोग अंधे हो रहे हैं। और मतलब जबरदस्त लेवल पर अभी मीन्स ये है कि 100-150 केसेस आ चुके हैं। पहले जहां 2 से 3, 5, 10 केस आते थे साल के, वो साल के अब पिछले कुछ महीनों के अंदर, खासकर 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर, ये लगभग 150 से 200 केसेस के बारे में पता लग चुका है। कईयों की डेथ हो चुकी है और मामला खराब है, और गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर इसके केसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो समझ लीजिए असलियत में म्यूकोरमाइकोरहिजा क्या है और कैसे, मतलब मैंने ये जो पूरा इंट्रोडक्शन शुरू में दिया उसके पीछे का कारण समझिए कि असलियत में प्रकृति और मानव के बीच की लड़ाई के अंदर प्रकृति यहां पर अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आ रही है कि तुमने जितना मर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कर लिया, मुझसे नहीं जीत पाओगे जल्दी से। और मानव भी किसी तरीके से अड़ियल पने में, या तो बेवकूफी में कहिए या अड़ियल, इस समय पर अड़ियल पने में लगा हुआ है कि मैं तुमसे जीत कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप कोविड-19 की बात करें, मैं उस 90% केसेस की बारे में बात नहीं कर रहा जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोरोना आया और सिर्फ जिसे कहते हैं ना फूंक मार के हवा लगाकर चला गया, और वो लोग घर में ही होम क्वारंटाइन हुए, होम आइसोलेशन हुए और ठीक हो गए। मैं उनकी बात कर रहा हूं
जिन, और मैं उनकी भी मतलब उनकी कम बात करेंगे, लेकिन साथ में उनको जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया, और तीसरा वो जिन लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए। 3 है, एक नॉर्मल होम आइसोलेशन वाला मामला कोरोना का, चाहे ऑक्सीजन का मामला, चाहे स्टेरॉइड्स वाला मामला। इन तीनों की एक बात समझ लीजिए कि कोरोना के अंदर हमारा जो बॉडी इम्यून होता है, बॉडी इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तो समझिए ये बॉडी इम्यून सिस्टम है क्या हमारे शरीर का। देखिए हमारा शरीर एक किले की तरह है। उस किले के अंदर किले की रक्षा करने के लिए जैसे नॉर्मली सैनिक होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर का एक डिफेंस सिस्टम है, एक रक्षात्मक प्रणाली है। उसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम कहा गया है। ये जो इम्यून सिस्टम है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जिसे कहा गया, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो इम्यून सिस्टम कहा गया है, ये इम्यून सिस्टम असलियत में हमारी बॉडी की रक्षा तंत्र है, रक्षा प्रणाली है। नॉर्मली ये WBC होती हैं और उन्हीं के साथ बहुत सारी दूसरी सेल्स। मैं डीप में नहीं जा रहा, मैं एक आम आदमी की आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहा हूं। इन WBC को कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सैनिक जो हमारी शरीर के अंदर शरीर की रक्षा करते हैं। और वो शरीर की रक्षा किस तरीके से करते हैं? वो शरीर की रक्षा बिल्कुल इस तरीके से करते हैं कि मान लिया बाहर से कोई भी कीटाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी आता है, तो ये WBC उसको पहचानते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। ऐसे में युद्ध होता है, जैसे नॉर्मली लड़ाई होती है, ऐसे में युद्ध होता है। बहुत सारी हमारी WBC मारी जाती हैं, बहुत सारा फंगस मारा जाता है, बैक्टीरिया, वायरस मारे जाते हैं। अब उससे क्या होता है, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह भी मारे जाते हैं और हमारे शरीर से हमारे जीवाणु, विषाणु, मतलब जो बाहर से आया हुआ जो भी पार्टिकल है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे खत्म कर दिया गया है। WBC को अब बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं हमारे शरीर के, तो WBC को दोबारा बनने में ताकत लगती है और ये कहा जाता है कि 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते वहां पर लगते हैं, वीक्स लगते हैं उस चीज को रिकवर करने के लिए, उस मरे हुए सैनिकों को दोबारा नए सैनिक बनाने के लिए। ये जो रिकवर है, इसी को इम्यूनिटी रिकवर का नाम दिया गया है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो रिकवर कर रही है। अब नॉर्मल बॉडी के अंदर, अब यहां पर मैंने 3 जो मोटी मोटी कैटेगराइजेशन की है उसे समझ लीजिए। नॉर्मल बॉडी के अंदर क्योंकि हल्का अटैक हुआ है फिर भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ऑक्सीजन देनी पड़ी, दवाइयां देनी पड़ी, फिर तो इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर होगा। और स्टेरॉइड्स तो सबसे हैवी डोज होती है, वो तो पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को एक जगह भेजते हैं, वहां जाके लड़ाई करने में मदद करते हैं। नतीजा क्या, वहां पर हमारे सैनिक भी ज्यादा मरते हैं, हमारी WBC भी ज्यादा मरती है। नतीजा क्या, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। और ये जो वीक इम्यून सिस्टम है, वीक इम्यून सिस्टम है, यहां इसको रिकवर करने में मैंने बताया कि 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। गजब लेवल है। अब ऐसे में नॉर्मल सिचुएशन ये होती है, इसीलिए कहा जाता है कोरोना के ठीक होने के बाद भी 6 से 8 हफ्ते तक आप बाहर ना निकलें, कम से कम 1 से 1.5 महीना घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें इम्यूनिटी मतलब बाहर से बचें, क्योंकि बाहर से दोबारा कोई इंफेक्शन अगर आ गया तो भले ही आप ठीक नजर आ रहे हैं, भले ही आप ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई अगर नया इंफेक्शन आ गया तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी इतनी होती है कि उससे लड़ने की क्षमता नहीं होती, और उससे लड़ने की क्षमता ना होने की वजह से हमारा शरीर दोबारा से बीमार हो जाता है। निमोनिया से लेकर दूसरी शिकायतें दोबारा पकड़ लेती हैं और हालत खराब हो जाती है। अब ये कोविड-19 अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को हुआ तो क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है वो पहले ही फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और हाई ब्लड शुगर लेवल जो है, हाई ब्लड शुगर लेवल जो है, जो नॉर्मली होता है, और उसको कंट्रोल करने की जो दवाइयां होती हैं, उसको कंट्रोल करने की जो मेडिसिन होती हैं, वो कहीं ना कहीं
हमारे, ये तो हमारे डैमेज आवर बॉडी ऑर्गन्स, डैमेज आवर बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ये कॉन्टिन्यूसली डैमेज करता है। कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं वो भी, और हाई ब्लड शुगर लेवल है वो भी, साथ में ये हमारा इम्यून सिस्टम को भी वीक करते हैं। डायबिटीज की दवाइयां और डायबिटीज की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा वीक हो जाता है। अब प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम यह होती है कि डायबिटीज के पेशेंट को पहले ही प्रॉब्लम्स हैं, तभी आप लोगों ने पिछले साल से बहुत ज्यादा वर्ड सुना होगा कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब यह होता है कि मॉर्बिडिटी का मतलब मृत्यु होती है, मृत्यु दर होती है, लेकिन कोमॉर्बिडिटी का मतलब यह होता है कि एक इंसान को कोरोना हुआ, लेकिन असलियत में कोरोना की वजह से जो दूसरी बीमारी का सिस्टम था वो बिगड़ गया, इस वजह से डेथ हुई। कोरोना हुआ लेकिन कोरोना की वजह से दूसरी बीमारी का जो सिस्टम बदल गया, उसकी वजह से डेथ हुई, इसलिए कोमॉर्बिडिटी हुई, इसलिए कोमॉर्बिडिटी हुई, यह कहा गया। अब आप यहां समझिए, डायबिटीज के पेशेंट को अगर कोरोना हुआ है तो इसे और ज्यादा खतरा है। और ज्यादा खतरा इसको इसलिए है क्योंकि असलियत में प्रॉब्लम क्या है कि स्टेरॉइड्स जब दिए जाते हैं तो इन स्टेरॉइड्स के साथ साथ डायबिटीज की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज की जो मेडिसिन है उसको कंट्रोल करने की बात कही जाती है, क्योंकि दोनों को आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों रिएक्ट करती हैं। तो पहले कोरोना के स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कोरोना के स्टेरॉइड्स एक तरफ तो इम्यून सिस्टम को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं, और साथ में आपके शुगर लेवल को बढ़ा रहे हैं, शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ठीक होने के बाद भी, भले ही वो इंसान ठीक हो गया है, उस इंसान के ठीक होने के बाद भी वो अभी वल्नरेबल है बाहर के अटैक्स के। अब बाहर के अटैक के वल्नरेबल है, तो ऐसे में सिचुएशन क्या है? ये जो हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, और हमारी बॉडी में जिस तरीके के हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, मिट्टी, धूल, सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां और दूसरी चीज़ें, सब्जी मंडी हमारी, अगर आप देख लें, हम लोगों की सब्जी मंडियों के अंदर सड़ा या गले सड़े जो फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या गली सड़ी सब्जियां होती हैं, उनके पत्ते होते हैं, आसपास बिखरे रहते हैं, कोई केयर नहीं करता। धूल, गंदगी, मिट्टी हमारे यहाँ इतनी है कि हद, दूर दूर तक सब चीज़ें बर्बाद ही हैं। यहाँ शॉर्ट में देखिए कि असलियत में हमारे आसपास इतना ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है कि ऐसे में एक इंसान को कोविड से भले ही आपने बचा लिया, लेकिन यहां पर हमने अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा, एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड और गंदा किया हुआ है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड और गंदा किया हुआ है कि शुगर लेवल और इम्यून सिस्टम, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इम्यून सिस्टम घटा हुआ है। ऐसे में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या फिर फंगस बाहर से अटैक कर सकता है। हम क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसे में रह रहे हैं, नतीजा क्या है कि सड़ी गली सब्जियों से लेकर, मिट्टी से लेकर, जब भी हम इन चीज़ों के अंदर रहते हैं, जैसे धूल, जूते, शरीर ढकने वाले कपड़े, मतलब धूल, मिट्टी, उसके बाद क्या नाम है, गमले, उसके बाद अगर आप देखोगे तो पौधे, खाद, सड़ी हुई फल सब्जियां, ये हर जगह पर ये सब चीज़ें, फंगस खासकर मिलता है। अब इस फंगस के अंदर एक होता है म्यूकोर माइकोरहिजा। म्यूकोर माइकोरहिजा नाम का एक फंगस, फफूंद, नॉर्मली आपने देखा होगा, रोटी को गीली करके, बचपन में हम सबने एक्सपेरिमेंट किया था, रोटी को गीली करके बाहर रख दीजिए, थोड़े टाइम बाद उसमें सफेद सफेद जो रेशे से आ जाते हैं, वो फंगस होता है। अब वो नॉर्मली फंगस जो होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन बहुत से फंगस जहरीले भी होते हैं। लेकिन ये जो म्यूकोर माइकोरहिजा है, ये नॉर्मली हमारी नोज में या माउथ में या आईज में के थ्रू एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर।
और मजे की बात ये, जब ये नॉर्मली एंटर करेगा तो जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है वो फेवरेबल फॉर द इंक्रीज्ड शुगर लेवल जो होता है वो फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस। इस फंगस के ग्रोथ के लिए ये काफी ज्यादा फेवरेबल है। इस फंगस के ग्रोथ के लिए ये काफी ज्यादा फेवरेबल है। नतीजा क्या, डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल जिसका बढ़ा हुआ है उसमें म्यूकोर माइकोर हिजा जो है ये बढ़ना शुरू कर देता है। ये जैसे ही बढ़ना शुरू करेगा, ये ग्रोथ शुरू करता है, तो ये ग्रोथ जैसे ही शुरू करेगा तो सबसे पहले हमारे नोज, हमारी आईज, हमारे लंग्स, हमारे जॉज, समझे, हमारी नेक बोन्स, इनके ऊपर असर करता है और फिर सीधा साइनस यानी हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सीधा हमारे दिमाग यानी हमारे ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही ये ब्रेन की तरफ बढ़ता है, ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन डेड हो जाता है और फिर इंसान की डेथ हो जाती है। यहां ये फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक है। सिम्टम्स क्या हैं एक बार देख लेंगे कि इसके अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो आंख नाक में दर्द होना, नाक बंद हो जाना, नाक से खून निकलना, नाक से काला काला पानी या कोई तरल पदार्थ निकलना, उसके बाद पलकें झपके रहना, आंख खुलने की हिम्मत ना करना, धुंधला दिखाई देना, दो दिखाई देना और आखिरी में दिखाई देना बंद हो जाना, नाक के आसपास काले धब्बे, आधे चेहरे में सूजन पड़ जाना, आधे चेहरे में सुन्न हो जाना, आधे चेहरे का सूजन हो जाना, दांत गिरने शुरू कर सकते हैं, छाती में दर्द होना शुरू हो सकता है और लास्ट में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इस तरीके से अगर आप देखें, और नॉर्मली क्या होता है, ये इन्फेक्शन काफी ज्यादा तेज, और जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल होगा इन्फेक्शन उतनी ज्यादा तेजी से फैलेगा और 14-15 दिन तक मरीज को पता नहीं लगता उसके साथ हो क्या रहा है, कि नॉर्मल जुकाम है, कोविड से उठे हैं वगैरह वगैरह। अब ऐसे में जब तक मरीज जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक कई बार काफी देर हो चुकी होती है और डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाता है। होता करते क्या है इसके लिए, ये क्या करता है, उस शरीर जहां जहां ये फंगल इन्फेक्शन होता है शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको मारना शुरू कर देता है। अब आंख की कोशिकाओं को मार दोगे तो आंख खराब हो जाएगी, फिर गले, यहां ये आपके जबड़े की और नाक की हड्डियां गलना शुरू कर देती हैं। अब जबड़े और नाक की हड्डियां गलेंगी तो जबड़ा भी निकालना पड़ता है, नाक भी निकालनी पड़ती है, और ये धीरे धीरे फैलते हुए अगर आपके फेफड़ों में चला गया तो फेफड़ों की सेल्स को अगर डेड कर देगा तो फेफड़ों को निकालना पड़ेगा, तब आदमी मरेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया तो आंखों से सीधा वो, क्योंकि आंखों की जो नर्व्स हैं वो ब्रेन में जाती हैं, तो सीधा वो ब्रेन की तरफ जाएगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। इसलिए जो भी डॉक्टर होते हैं वो एक तरफ तो फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की दवाई देते हैं, दूसरी तरफ इन डेड सेल्स को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब ये डेड सेल्स निकालना शुरू करते हैं तो यहीं से आंखों का जो आंख खराब हो गई है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जब डेड सेल्स होती हैं तो उनको निकालने के साथ साथ आंखें निकालनी पड़ती हैं ताकि ब्रेन तक इन्फेक्शन ना पहुंचे। इसका दवाई, इन्फेक्शन को रोकने की दवाई हाँ है, एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती हैं। एक अखबार के अंदर पढ़ा कि 3,500 रुपए की एक डोज है और 8 हफ्ते तक का कोर्स है और रोज एक डोज देनी होती है, तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए लग जाएंगे सारा खर्चा मिला के। अब ऐसे में फिर वही वाली बात है, गरीब और अमीर या कुछ भी। सबसे बड़ी बात, यहाँ एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उसके अंदर डॉक्टर ने साफ कहा कि ये सारा खेल जो है ये स्टेरॉइड्स का है। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक जितने भी 100 कोविड पेशेंट्स के आसपास स्टेरॉइड्स दिए उनमें से एक को भी ये इन्फेक्शन नहीं आया, क्योंकि स्टेरॉइड्स की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करके देना जरूरी होता है। बॉडी में स्टेरॉइड्स अगर जरूरत से ज्यादा जाएंगे, अगर बॉडी में स्टेरॉइड्स जरूरत से ज्यादा जाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर बॉडी में स्टेरॉइड्स जरूरत से ज्यादा जाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा समस्याएं आएंगी। और यही चीज यहां पर होता है। तो इसलिए बचाव करने के क्या उपाय हैं दोस्तों? सबसे पहले, अगर कोविड पेशेंट हैं और आप उठ गए हैं
तो आप एक काम करें, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जूते पहन के चलें, ढकने वाले कपड़े, पूरे शरीर को ढककर चलने वाले कपड़े पहन के ही अगर बाहर जाना है तो बाहर जाएं। मिट्टी और खाद का काम अगर कर रहे हो तो ग्लव्स वगैरह पहन लें। कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करते रहें। ऑक्सीजन अगर ले रहे हो तो ऑक्सीजन को जो ह्यूमिडिफायर साफ करने वाला है उसको साफ पानी से धोएं। और एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और स्टेरॉइड्स जो हैं वो डॉक्टर की सलाह पर लें। बचने के उपाय हैं, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया था प्रकृति से, तो प्रकृति ने एक और यहाँ पर आपके सामने चैलेंज भेज दिया है। साफ सफाई और बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। प्रोटेक्शन इज द बेस्ट डिफेंस। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, हर चीज सरकार के ऊपर मत थोपिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.